दोस्तों, गौतम अडानी ने आज नेटवर्थ के मामले में अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, पर कैसे? बिना किसी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड के कुछ ही सालों में ये स्केल अचीव किया कैसे? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। गौतम अडानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता का एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था और इनकी माता जी एक हाउसवाइफ थी। अडानी का पढ़ाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए 16 साल की उम्र में ही स्कूल से ड्रॉप आउट लेके ये गुजरात से मुंबई आ गए, जहां इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के पास डायमंड सॉर्टर्स के रूप में काम किया। डायमंड सॉर्टर्स का मतलब वो लोग जो डायमंड्स को इस बेसिस पे अलग करते हैं कि कौन से डायमंड्स ज्वेलरी में लगने के लिए बेस्ट हैं और कौन से डायमंड ड्रिलिंग और कटिंग मशीन्स में लगने के लिए बेस्ट है। कुछ टाइम वहां काम करने के बाद 1981 के टाइम उनके भाई मनसुख अडानी ने उन्हें अपनी पीवीसी की फैक्ट्री में काम करने के लिए बुला लिया और यहीं से उनकी जर्नी की असली शुरुआत हुई, जहां उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला 1991 के टाइम, जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल में सख्ती बहुत कम कर दी। अडानी ने ये देखा कि इंडिया में पीवीसी प्लास्टिक्स की डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई उतनी नहीं है, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और जब डिमांड इतनी थी तो उनके इस बिजनेस ने उन्हें बहुत प्रॉफिट दिया और फिर 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेट करने का टेंडर निकाला ताकि मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशंस में एफिशिएंसी आ सके। अब अडानी की पीवीसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहले से ही इतनी अच्छी पकड़ होने के कारण ये टेंडर उन्हीं को मिला और फिर 1998 में उन्होंने सेटअप किया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो आज अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके बाद वो एक के बाद एक नई कंपनी, कभी पावर, कभी एयरपोर्ट्स तो कभी नेचुरल गैस। अब आप सोच रहे होंगे अडानी कितने लकी थे, पर ये लक नहीं था, क्योंकि उनके सिंपल स्ट्रेटेजी थी ऐसे बिजनेसेस करो जो प्राइवेट कंपनीज कर तो सके पर करंटली कर ना रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनएफिशिएंसी और करप्शन, जो प्राइवेट कंपनीज बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट कर रही थी तो वो प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रहा था, पर जब वो पोर्ट प्राइवेट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगा। इस सिंपल चीज के कारण ही अडानी इतना स्केल कर पाए। फिर साल 2015 में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को देखते हुए स्टार्ट किया अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें ये सोलर पैनल बनाते थे और केवल 6 सालों में ही इन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन को 50 बिलियन के भी पार पहुंचा दिया और 2022 के टाइम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट मैन भी बन चुके थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ, 2023 तक गिर कर सेकंड रिचेस्ट से सीधा 22nd रिचेस्ट पर पहुंच गए। जनवरी 2023 में यूएस की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इन्होंने अडानी पर कई एलिगेशन लगाए, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा होना और भी कई सारा, जिस कारण अडानी की कई कंपनी तो इतनी बुरी तरह गिरी कि वो आज तक रिकवर नहीं कर पाई। जिसके रिस्पॉन्स में अडानी ने 413 पन्नों का फॉर्मल जारी किया, जिसमें अडानी ने इन सभी क्लेम्स को बेसलेस और गलत इंफॉर्मेशन बताते हुए डिनाई किया। पर यहाँ सवाल ये आता है, हिंडनबर्ग को ये रिसर्च पब्लिश करके क्या फायदा हुआ? तो देखो, ये रिसर्च पब्लिश करने से पहले ही हिंडनबर्ग ने अडानी के स्टॉक्स पे शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। मतलब अगर स्टॉक नीचे जाता है तो हिंडनबर्ग को प्रॉफिट होता और ऊपर जाता है तो लॉस। तो क्या ये चीज सही है? तो इसका जवाब है हाँ और ना, क्योंकि हिंडनबर्ग वालों का कहना ये था कि उन्होंने ये करने के लिए सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का यूज किया जो सबके पास थी, जो लीगल है। फिर सितंबर 2025 में अडानी फिर से ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, जिस कारण उनके स्टॉक्स फिर से भागने लग गए और आज अप्रैल 2026 के टाइम पे अडानी अंबानी को भी पीछे छोड़ के एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं।